दोस्तों, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोचते हो या आपके परिवार में कोई शख्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मन बनाता है, तो आपके मन में या उसके मन में सबसे बड़ा और पहला सवाल आता है वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या इसके कोई रिस्क फैक्टर जो हैं वो कहीं लाइफ खराब ना कर दे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर इन टिप्स को, मेरे बताए हुए टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने उन्हें अप्लाई कर दिया, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट बेझिझक करवा सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहावत तो आपने सुनी होगी, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सर्जरी हो या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो, हर मेडिकल प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की सूझबूझ और आपकी सूझबूझ से अगर काम लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है 100%। तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और आज मैं बचाव के कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप टेक्नीशियन हो, अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो और अगर आप पेशेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, किसी भी सर्जरी से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, सर्जरी शुरू करने से पहले आपकी पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और इसके साथ साथ आपके जो हाइजीन है, इसके कंप्लीट नॉलेज, आप जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। डॉक्टर आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन आपका फर्ज बनता है, डॉक्टर का भी ये फर्ज बनता है कि वो पेशेंट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही सर्जरी को परफॉर्म करें। तो उससे पहले मेडिकल हिस्ट्री में ये होता है कि आप सर्जरी से पहले, इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रही। अगर आप ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो वो बताएं। कोई मेडिसिन की आपको कभी कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। पर्सनल हिस्ट्री में आपको आ जाता है कि आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह तो नहीं कर रहे, आपको कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, वो आप बताएं। फैमिली हिस्ट्री में ये आ जाता है कि परिवार में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, परिवार में किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम आप शेयर करें। इसके साथ साथ एलर्जी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इन पास्ट अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी रही है तो डॉक्टर से शेयर जरूर करें। और इसके साथ डॉक्टर को ये बात मैं बताना चाहता हूँ, टेक्नीशियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि सर्जरी से पहले, किसी भी सर्जरी से पहले उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए ब्लड टेस्ट का सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हो, आईजीई। इसके साथ साथ आप जो जाइलोकेन या लोकल एनेस्थीसिया का सेंसिटिविटी टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट होने के बाद पेशेंट को फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट हो तो फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहना, अंदर से मजबूत रहना, आपके अंदर का डर को भगाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सीबीसी, बीटी, सीटी, वायरल मार्कर, जिसमें एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, वीडीआरएल, ये सारे टेस्ट, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। इन टेस्ट में अगर कहीं डायबिटीज आ रहा है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है, उसके बाद ही सर्जरी की जाए। सीबीसी रिपोर्ट में अगर आपके एचबी लेवल है 10 ग्राम से कम आ रहा है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए। 10 ग्राम से ऊपर वाले पेशेंट को ही सर्जरी करनी चाहिए। इसके बाद अगर आपकी प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आ रही है तो कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या आरसीटी हो, कोई भी सर्जरी आपको नहीं करवानी चाहिए। पहले प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाना चाहिए, नॉर्मल करना चाहिए, या फिर ये कारण जानना चाहिए कि प्लेटलेट्स काउंट क्यों कम क्यों है। आपकी WBC बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, 10,000 12,000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। WBC बहुत ज़्यादा कम है, 4,000 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है और इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं। तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद ही सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए। जब आप ओटी में अंदर एंटर करते हो तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है, टेक्नीशियंस की जिम्मेदारी बनती है कि आपका ओटी जो है पूरी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए। आपकी हर एक इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए। आपने जो जो डिस्पोजेबल्स यूज़ करनी है, चाहे वो सिरिंज हो, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो कैप हो, मास्क हो, वो 100% स्टरलाइज नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होने चाहिए और एकदम अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, सस्ते या घटिया कंपनी की नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्री ऑपरेटिव केयर तो आपने सारी कर ही ली। आपके पास जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट भले ही आपको कभी आज तक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हो, लेकिन हर पेशेंट में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी पेशेंट में आ सकती है। कब आ सकती है? इमरजेंसी आपको बता के नहीं आएगी, तो कभी भी आ सकती है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके बाद इससे आपके पास जो है नेबुलाइजर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। इसके साथ साथ
आपकी जो इमरजेंसी जितने भी इंजेक्शन है सारे होने चाहिए, जितने भी आईवी लाइन पर आप हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर सर्जरी ओजिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को आईवी लाइन तुरंत शुरू कर दें। पेशेंट का टेम्परेचर और वाइटल्स जो है सर्जरी से पहले मेंटेन करना चाहिए, चेक करना चाहिए, और सर्जरी के दौरान भी 3-4 बार उसके वाइटल्स, उसके टेम्परेचर चेक करने चाहिए। सर्जरी के दौरान भी इसमें ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी ब्रेक्स जो हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत लंबी चलती है, तो कंटिन्यू 8 घंटे लेट आना नहीं चाहिए। इसके दौरान जो है पेशेंट को कन्वल्जन्स आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, जो है कमजोरी फील हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स है। पेशेंट को बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जल वगैरह है, जो है ग्लूकोज वगैरह है, देते रहना चाहिए ओरली। सर्जरी के दौरान पेशेंट को बाहर से किसी शॉप या किसी रेडी से बना हुआ जूस या फूड या फास्ट फूड या ऑयली स्पाइसी फूड नहीं देना चाहिए। उससे पेशेंट में एसिडिटी फैक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, बाद में पेशेंट को परेशानी हो सकती है। सर्जरी के तुरंत बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान पीछे से बेटाडीन से आप जो है बेटाडीन ऑइंटमेंट से पट्टी ना करें, ड्रेसिंग ना करें, क्योंकि बेटाडीन ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज्वलन पैदा करती है, वहाँ जलन होती है, तो पेशेंट घबरा जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। कोशिश करें वहाँ नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग करें, इससे वहाँ पे जो है दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, ना ही जलन होगी। सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को उठाना नहीं चाहिए, पेशेंट को रिलैक्स करना चाहिए, बिठाना चाहिए, 10 से 15 मिनट अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, और सर्जरी के 1 घंटे तक क्लिनिक में ही पेशेंट को रखना चाहिए। 1 घंटे बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद पेशेंट को घर भेजना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए। सर्जरी के तुरंत बाद टिटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब जो केयर है मैंने बता दिए। इसमें से कुछ पॉइंट्स रह जाएं तो वो भी आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट हो सकता है। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में मेरे से कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं, तो आप भी एक डॉक्टर होने के नाते, एक अच्छे टेक्नीशियन होने के नाते और एक अच्छे पेशेंट होने के नाते ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बचने के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, एक इंजेक्शन लगाने से भी हमने सुना है कि किसी पेशेंट में साइड इफेक्ट से बहुत बड़ी नुकसान हो जाता है। तो जो आप मेडिकल सर्जरी करते हो, पेशेंट के साथ जो है बहुत ही ध्यान से ये करनी होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगती है आपको, तो मुझे इस लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, और इसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही सब लोगों में, सब डॉक्टर्स में, सब टेक्नीशियंस में अवेयरनेस आएगी। मैं डॉक्टर राजेश आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू। और आपकी सर्जरीज, आपकी जो हेल्थ है वो एकदम अच्छी रहे, और आपकी हर किसी की सर्जरी 100% जो है सक्सेसफुल रहे। इसी उम्मीद के साथ गुड बाय, टेक केयर।